नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के दुश्मन आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। हर पल और हर घड़ी साजिशें रची जा रही थी। रविवार को गुजरात एटीएस ने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया, तो वहीं पहलगांव आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया। राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में धौंध के अंदर बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और मौलवी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भारी मात्रा में विस्फोटक, गोला बारूद, यहां तक कि AK-47 राइफल्स मिली है। कहा जा रहा है कि 2900 किलो के आसपास विस्फोटक सामग्री है, जिसमें 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अगर ये ब्लास्ट हो तो गांव का गांव तबाह हो जाए। जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के बाद अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आदिल पोस्टर कांड की वजह से ही पुलिस के रडार पर था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद परत दर परत पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन क्या वाकई में जैश ए मोहम्मद के साथ कोई और भी रैकेट भारत के अंदर पनप रहा है? और जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, स्लीपर सेल्स, क्या इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद हुआ, क्या स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया गया था? क्योंकि ये जो नवंबर का महीना है, ये दुनिया के लिए भी एक आतंकवादी घटना के लिए हमेशा से याद रहा, 9/11, और इसके अलावा 26/11 भी मुंबई अटैक इसी महीने के अंदर हुआ। तो क्या मुंबई अटैक पार्ट 2 की साजिशें रची जा रही थी? और जो ये कहा गया है कि अभी जांच जारी है, क्या इसमें और बड़े चेहरे, जो नामी चेहरे हों, जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, क्या वो भी इसके रडार में हो सकते हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि विदेशी फंडिंग या विदेशी हैंडलर्स के जरिए ये अंजाम देने वाले थे, क्या उसको भी बेनकाब किया जाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया। फरीदाबाद पुलिस की एक ये साजी कार्रवाई है। क्या आतंकी डिकोड किए गए हैं या फिर आतंकियों के हैंडलर से ही डिकोड हुए हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी, और हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी हैं। शुरुआत अनिल गोठवाल जी आपके साथ। जो कहा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस और इसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, आपको क्या लगता है कितना बड़ा एक्शन, और इसमें आपको यह भी क्या लगता है कि कितने और ऐसे हैंडलर्स हो सकते हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जम्मू कश्मीर में पिछले बार जैसा भी आप बता रहे थे कि पर्चे छापे गए थे और वहाँ पुलिस बल और सुरक्षा बलों को डरा गया, उसका मुकदमा दर्ज किया गया था जम्मू कश्मीर में। वहाँ से पुलिस ने लीड ली और उसके बाद में पिछले 19 अक्टूबर को गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतना समय लगा तो ये पता चला कि उसमें और कौन कौन शामिल है। इसमें विशेष बात यह है कि ये पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, युवा हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद ये ऐसे चैनल, एनक्रिप्टेड चैनल्स का प्रयोग करके, जिसमें समन्वय बिठाते हैं ये, और उसको धन बल और इसके लिए भी, और विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए धन एकत्रित करने का भी काम करते हैं। और उनके पास में आज फरीदाबाद के अंदर एक 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2900 किलो के आसपास विस्फोटक सामग्री, AK-47, इसके अलावा टाइमर बॉम्ब। जरा बताइए कौन से सामाजिक उत्थान के लिए इस्तेमाल होता है सर? मैं यही कह रहा था कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये धार्मिक और सामाजिक नाम लेके और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। इनको, जैसे इसके अंदर एक मौलवी भी है, एक डॉक्टर भी है, तो ये पढ़े लिखे हैं, एलिट क्लास के हैं, युवा हैं, और इनको सारे चैनल्स और इनकी जानकारी होने के बावजूद ये धर्म के नाम के ऊपर
ये आतंकवादी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक जो चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार है उसको वैसे तो नहीं, लेकिन आतंकवाद फैला के, दहशतगर्दी फैला के और एक ये उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनका एक रैकेट है। रैकेट के अंदर 5-6 अभी अरेस्ट हुए हैं और भी कहाँ इनके हैं ठिकाने, और उनको ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलेगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, अभी तक एनआईए इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ सर? देखिए, निश्चित तौर पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, गुजरात एटीएस है और हरियाणा की पुलिस है, मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर एनआईए के पास सारा फीडबैक है। एनआईए अभी ओपन में नहीं आया, लेकिन उनके पास सारा फीडबैक, और जिस तरह से आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया गया है कि इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री 2900 आईईडी जिसमें विस्फोटक, केमिकल्स और प्लेट्स, डेटोनेटर्स और मेटल्स कई तरह के मिले हैं, उस तरह का जो उनका इरादे क्या थे, बहुत ही खतरनाक गंभीर इरादे लेते उनके दिख रहे थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में बनी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से आप देखिए आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और 80% भारत में 80% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। कुछ जो रीजन रह गया है, कश्मीर का कुछ पार्ट रह गया है, उस पार्ट में भी थोड़ी आतंकवादी गतियां हैं, उस पर भी हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। और आतंकवाद का कर्नल देवानंद जी, वैसे तो डॉक्टर्स का काम होता है मर्दों को गोली देकर जिंदा करने का, लेकिन यहाँ ये वो डॉक्टर हैं जो जिंदों को गोली मारकर उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो एक खुलासा हुआ है, क्या ये सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है सर, कि हम पहलगांव की घटना के बाद भी अगर इतना अमोनियम नाइट्रेट, इतना विस्फोटक सामग्री, AK-47, यहां तक कि हथगोले सब कुछ बरामद हो रहे हैं, तो आ कहां से रहे हैं सर? विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये अभी पकड़म पकड़ी इनकी हुई है और इतना बड़ा एक्सप्लोजिव और हथियार मिले हैं, ये देखिए कि भारत में जब से कुछ समय पहले से जब आतंकवाद पर एक तरह उनको मजबूती से दबाया गया, उसके उपरांत इन्होंने ये इसको हाइब्रिड टेररिज्म के नाम से सेना में हम लोग रेफर करते हैं, जो टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जिन पे सामान्य आदमी कभी शक नहीं कर सकता। जैसा आपने खुद बताया, विदित है कि किस प्रकार से इनका ऑपरेशन चल रहा है। तो हाइब्रिड टेररिज्म से सेना को भी पता है, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। पर यहां दो बातें हैं, जैसे आपने एक बात बताई। पहली बात तो है कि बहुत बड़ा खतरा है देश के ऊपर, और ये आज जो पकड़े गए हैं, पता नहीं इस नेटवर्क के कितने लोग अभी भी देश के अंदर हाइब्रिड टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। मैं मानता हूं हमें सुरक्षा बलों और हमारी जो भी जांच एजेंसी, उनको बधाई देनी चाहिए, उन्होंने एक विफल किया। पर आपने एक बात और कही कि नवंबर का महीना है, 11/9, 26/9, इस तरह की जो गतिविधियां जो भारत में पिछले 1-2 महीने से गतिविधि देखी गई है, जहां पर हमारे सरकार को और नागरिकों के जो सामान्य जीवन को, आप देखिए 7 और 8 को दिल्ली में क्या होता है, GPS स्नूफिंग का किस्सा सामने आता है। ये साइबर अटैक इतना बड़ा था, अगर हमारे 1200 हवाई जहाज में से एयर के अंदर 200 भी अगर उसमें होते, जहां उनकी अलग, ये बहुत बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले आप थोड़े दिन जाइए, जब वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय विदेश यात्रा पे जाते हैं, तब भी एक तरह का ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है गुमराह करने के लिए, या जिसके अंदर जो भी था। और एक तौर देखिए जिस प्रकार से ये आई लव मोहम्मद का एक कोई नैरेटिव चलाया था। तो ये पूरे जो तंत्र में हो रही है गतिविधि, बहुत आसान है किसी पे भी इल्जाम लगाना, पर ये वो देश के दुश्मन है और ये सारे डीप स्टेट के हिस्सा है। चिंतित हूं, क्योंकि अभी तक मैं मानकर चल रहा था कि भाई एक नैरेटिव था। नैरेटिव ये था कि जो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, जो गरीबी के अंदर थे, जिनके परिवार से शायद कोई चला गया, उनको बरगलाकर आतंकवादी घटनाओं के अंदर या उसमें शामिल किया जाता। अब यहां तो डॉक्टर्स हैं, MBBS किए हुए हैं, यहां तो मौलवी हैं, हाई एलीट क्लास सर। अगर उनकी भी मेंटलिटी ये है तो फिर बहुत खतरनाक है सर। विजेंद्र जी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं बता दूं कि ये देश में एक नेगेटिव नैरेटिव है। कौन से दौर में पढ़े लिखे मिलिटेंट्स नहीं थे, आप बताएं? जो जेल में बैठा वो क्या है, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ये पूरे इंटरनेशनल टेररिज्म के वो मतलब ऑल सबसे बड़े इनके टेररिस्ट हैं। तो ये जो भारत में नैरेटिव चलाया जाता है कि अनपढ़ लोग हैं बेचारे, कोई अनपढ़ नहीं है साहब, ये बहुत समझदार हैं, ये देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, उस हाइब्रिड टेररिज्म का हिस्सा हैं जो देश के दुश्मन स्टेट्स के डीप स्टेट काम करते हैं। उसमें पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है।
मैं तो ये कहूंगा कि यूएसए भी शामिल है। ये सारे मिलकर के भारत को जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सफलता हासिल की, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश को चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में देश के दुश्मन, टेररिस्ट तो एक माध्यम है साहब। आप देखिए जो मैंने आपको बताया, साइबर अटैक, इसमें कोई विदेशी हाथ हो सकता है, जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। एक और में पढ़ रहा था, आतंकी संगठन जो शायद अब भारत में एग्जिस्ट नहीं करता, वो अल हिंद नाम से कुछ है। बिल्कुल वो भी एक्टिव हो सकता है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अब्दुल लतीफ साहब जुड़ गए हैं। अब्दुल लतीफ साहब, मैं थोड़ा सा सन हूं सर, क्योंकि कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं एक लिस्ट पढ़ रहा हूं सर। आरिफ निसार दर साहिल, यासिर अल अशफाक, मकसूद अहमद अल शाहिद, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद, इसके अलावा डॉक्टर मुल्जिम अहमद और डॉक्टर आदिल वानपोरा। मैं फिर कह रहा हूं सर, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इनको वो कौन है जो धार्मिक आधार पर भड़काकर, एक मौलवी भी शामिल हो रहा है, 2 डॉक्टर जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। सर कौन भड़का रहा है इनको? दरअसल बात यह है कि सरकार जो करना चाहती है वो कर गुजरती है। सच्चाई क्या है, इसको आज तक इनकी मतलब ये कि आपने पकड़ के कह दिया ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी हम कर रहे थे, बस वो फाइनल हो गया, जांच हुई, फाइनल कौन चलो करेगा? एक मिनट सर, एक मिनट। कितने गैर मुस्लिम तो ठीक है अब्दुल लतीफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट गर्मी पैदा करने के लिए लाए होंगे, 2900 किलो विस्फोटक वो गांव को गर्मी पैदा करने के लिए लाए होंगे, और AK-47 से मूंगफलियां तोड़ेंगे। आपको किसी के घर में क्या निकालना है, सरकार को सब आता है भाई, सरकार को सब आता है। अभी वोटिंग है 11 तारीख को जी, और 11 तारीख की वोटिंग के लिए बहुत कुछ मसाला चाहिए। अरे कोई शर्म करो, कहाँ राजनीति ला रहे हो टेररिज्म में? किसने बना दिया आपको? क्या बातें कर रहे हो? राजनीति का क्या लेना देना इससे? ये उग्रवादी है और आप समर्थन करते हैं। एक दिन आता है, अरे क्या दिन आता है? क्या बकवास कर रहे हो? कहां से इलेक्शंस कहां से आ गए? इसमें कौन से चुनाव आ गए? आप कौन से दुश्मन के साथ मिले? ये बंद करो, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा अब। ये क्या तमाशा कर रहे हो? अरे कौन सा चुनाव में टेररिस्ट आ गया? कि तुम हिंदू कभी किसने बोला हिंदू मुसलमान? अरे बात कहा चुनाव और हिंदू मुसलमान की कहाँ है? ये उग्रवाद है। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, मैंने ये गलत बात नहीं करो तुम। एक मिनट, कोई बोलता नहीं है तो यहाँ बोले चले जाते हो। कर्नल देवानंद जी एक मिनट। अरे क्या एक मिनट, ये कहां से इलेक्शन कहां से आ गया? कहा कि मैं मानकर चल रहा हूं कि आतंक का कोई धर्म नहीं, लेकिन अगर मौलवी शामिल हो रहा है, 2 डॉक्टर शामिल हो रहे हैं और वो सारे नाम एक ही तरफ से हैं, तो कौन है सर जो भड़का रहा है? क्या उनके जैसे और लोग पथ भ्रष्ट ना हो? क्या उसमें अब्दुल लतीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं? आपने कह दिया आतंकवादी है और आतंकवादी हो गए तो और क्या होगा? अरे हथियार के साथ पकड़ा गया तो और आतंकवादी क्या लड्डू लेके आएगा? कितने पकड़े जाते हैं और तो क्या हो गया? होते हैं, कानून काम करेगा। आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप समर्थन क्यों कर रहे हैं उनका? आप क्या बकवास कर रहे हैं? चुनाव और आतंकवाद को एक साथ क्यों देख रहे हैं? ये विजेंद्र जी आपको नहीं बोल रहे, पर मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। अगर सेना ने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, हथियार के साथ पकड़ा है और कोई मिठाई नहीं है, एक्सप्लोसिव है, जो पकड़वाते हैं, तो क्या हो गया? तो उनको आतंकवादी है, उनका समर्थन क्यों कर रहे हो आप? मैं नहीं जानता हूं आपका क्या परिचय है, पर ऐसे व्यक्ति जो आतंकवाद का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, आप देश के दुश्मन हैं। नहीं, आप समर्थन नहीं कर सकते, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, मैं नहीं जानता आप कौन है, पर आतंकवादियों का समर्थन करने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूं विरोध करूंगा। जी एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, अगर आप ये कहते, अब्दुल लतीफ साहब अगर आप ये कहते कि जांच होने दीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होने दीजिए, क्या पता और भी नाम सामने आए, और अगर ये इसमें शामिल है तो इनका कोई समर्थन नहीं करता, इनको कठोर से कठोर सजा मिले तो शायद हम सब वेलकम करते। सर आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है या नहीं, यही नहीं जानते। अरे सर आपको बताएंगे सामग्री के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? मचा रखा है अब्दुल लतीफ साहब, और परिचय देता हूं सर, फरीदाबाद है सर,
फरीदाबाद का गांव है धोद। धोद के अंदर 3 महीने पहले इन्होंने बाकायदा कमरा लिया, रहने के लिए नहीं लिया सर, रहे भी नहीं वहां पर। अरे इनको क्यों वहां समझा सिर्फ रहे हो विस्फोटक विजेंद्र जी? सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल जो किया गया। आतंकवाद का समर्थन करते हैं ऐसे लोग ये हाइब्रिड टेररिस्ट के समर्थक हैं, और इनसे समझाने की क्या जरूरत है? ये तो चुनाव में ले गए आतंकवाद के AK-47 को, पकड़ी हुई चीज को। अगर आप चुनाव से जोड़ते हैं तो कुछ शर्म करो। अब ये बेवकूफ नहीं बनेगा हिंदुस्तान, बिल्कुल आपकी बातों में नहीं आएगा। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सख्त कानून बनाए, आप जैसे समर्थन करने वाले लोगों पर भी वही कार्रवाई हो। ये हाइब्रिड टेररिज्म का हिस्सा है और आपको भी समर्थन बंद करना पड़ेगा। में फायदा उठाना चाहते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार करो। 1 मिनट अब्दुल लतीफ साहब, जो मुंबई अटैक हुआ था वो अटैक नहीं हुआ था आपकी नजर से? उसमें आतंकवादी शामिल नहीं थे? देखिए साहब, ये तो आप तो थे या नहीं थे सर? नहीं नहीं, इनकी तरफ से कहा। थे या नहीं थे? मुंबई से फिर बिहार पे आ जाओगे। अरे सर, थे या नहीं थे? जिन्होंने मुंबई अटैक किया वो आतंकवादी थे या नहीं? और यहाँ पे जो है ना हिंदू मुस्लिम नफरत, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? अरे भाई साहब, ये तो हिंदू मुस्लिम बात पे आ गए। अब्दुल लतीफ साहब, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? जैश ए मोहम्मद सर, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? अब्दुल लतीफ साहब, तो उन्हें दोष अब्दुल लतीफ साहब, नहीं अब्दुल बोलेंगे। लतीफ साहब, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? अब्दुल लतीफ साहब, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? अरे मुझे क्या मतलब रोज जैसे मोहम्मद से? अरे क्यों, उसी के बताओ ना, भैया। है कि नहीं है? मतलब क्या है, बताओ है कि नहीं है? मुल्क में तो कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, कोई नहीं हो सकता, इंतजार करो। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, मैं फिर सवाल कर रहा हूं सर, आपकी नजर में अब्दुल लतीफ साहब, आपकी नजर में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? बराबर से उनकी भी तो लाओ। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? विजेंद्र जी, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ये अरे सर, समझना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर, कोई जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हिंदुस्तान देख रहा है भाई साहब, आप याद रखिएगा, आप समर्थन कर रहे हैं टेररिस्ट का। अब्दुल लतीफ साहब, मुझे कोई सवाल नहीं करना सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जैश ए मोहम्मद आपकी नजर में आतंकी संगठन है या नहीं है? जैश ए मोहम्मद है, आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, वो हिंदुओं में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अरे हिंदू में कहा है, क्या बकवास कर रहे हो? जहां देखा हिंदू मुसलमान, दिमाग खराब है तुम्हारा। कौन सा हिंदू आपको आतंकवादी मिला? शर्मा जी, ये हिंदू मुसलमान बंद करो। राजकुमार नहीं, बंद करना पड़ेगा इसको। राजकुमार शर्मा जी, क्या इसको आप जब देखो हिंदू मुसलमान, कामयाबी शर्म मानते करो हैं कि एक बड़ी घटना घटने से पहले उसको डिकोड किया गया, हैंडलर्स को डिकोड किया गया, सारा कुछ वो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई और एक बड़े एक्शन की तरफ, चाहे वो यूपी के पुलिस हो, गुजरात के पुलिस हो, हरियाणा के पुलिस हो या जम्मू कश्मीर के पुलिस हो, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। विजेंद्र, हिंदुस्तान की पुलिस ने काम अच्छा किया है, लेकिन जितनी भी जांच एजेंसियां, उन पे प्रश्न यह उठता है कि ये इकट्ठे कैसे हो गए। मैं आपके चैनल पे जितनी भी पुलिस है उसको सैल्यूट करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई बड़ी आतंकवादी घटना को होने से रोक दिया। और देश के तमाम लोगों से भी, आम नागरिकों से भी अपील है कि ऐसी कोई भी घटना अगर आपकी जानकारी में आती है तो तुरंत आप पुलिस को या आसपास के समझदार लोगों को आप अवगत कराएं। और जितनी भी जांच एजेंसियां, उनसे भी अपील है कि ऐसी घटना, इतनी बड़ी इकट्ठी सामान इकट्ठा हो गया, 3-4 महीने से तैयारियां चल रही थी, तो जहां बॉर्डर हमारी सील रहती है, सारी एजेंसियां सील रहती है, सब चौकस रहती है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी लोग पकड़ में आए हैं उनकी कड़ी से कड़ी जोड़ करके हिंदुस्तान के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसको आप क्या कैसे देख रहे हैं भाई? एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, एक मौलवी है जिसका काम होगा कि शायद जो भी उनके पास आए उनको एक अच्छी तालीम दे, और वो खुद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है विजेंद्र जी। देश के दुश्मन को बर्दाश्त कभी नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी प्रदेश का हो। कांग्रेस पार्टी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करती है और ऐसे लोगों को तो कानून समझ जो भी मैक्सिमम सजा वो मिलनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, इसमें भी अगर कहीं हमारी एजेंसियों की तरफ से कोई लापरवाही है उस पर भी निगाह करने की आवश्यकता है। और जिन्होंने पकड़ा है वो तो तारीफ काबिल है ही, लेकिन कहां इकट्ठे हुए, ये कैसे इकट्ठे हुए, कितना समय लगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? कहीं हमारे लोग तो कोई शामिल नहीं है, कहीं बाहर के और लोग तो कोई शामिल नहीं है। कड़ी से कड़ी जोड़नी चाहिए और तय तक जाना चाहिए ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं दोबारा नहीं हो।
शैलेंद्र जी, कोई इनपुट इसको लेकर कि भाई क्या कुछ हो सकता था या किसको टारगेट पर लिया गया था, क्योंकि जितना सामान है ना, ये कोई छोटी घटना नहीं घटनी थी। नहीं, निश्चित तौर पर विजेंद्र जी बहुत बड़ी घटना घट सकती थी और किस तरह से अभी जांच जारी है और कहां तक और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसकी पूरी तह तक एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जा रही हैं। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आतंकवाद के जड़ तक भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार के साथ साथ केंद्र की, अरे राजस्थान, अरे आप 2014 से पहले 26/11 को याद कर लेते ना आप। 26/11 में क्या किया, मुंह पे पट्टी बांध ली, सोनिया गांधी जी चुप रही, आपने मतलब मित्र मुझे भी आता है बोलना। क्या आता है? 2000 एक क्वेश्चन कर लूं, 2004 से लेकर 2014 यूपीए सरकार में कितनी आतंकी घटनाएं हुई थी पता है क्या आपको राजकुमार जी? पता है क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को? 2004 से 2014 के बीच में कितनी घटनाएं हुई थी आतंकियों की, आपको पता है क्या? हमने उरी कब बदला लिया, हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर, नेस्ते नाबूद कर दिया उनके ठिकानों को। आपने क्या कहा, आपने क्या किया ये बताइए। एक मिनट चैलेंज जी, राजकुमार जी क्या कह रहे हैं, इस पर राजनीति नहीं करना चाहते? नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते ना? नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। 2013 का, सुनिए सर, आप सुनिए, 2013 का मुजफ्फर दंगा पड़िएगा और इतना बड़ा सामान इकट्ठा। अरे आपने क्या किया 26/11 पे? मुंह पे पट्टी बांध ली, पाकिस्तान से संबंध बना लिए, इंक्वायरी खोलने की बात करो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 80% आतंकवाद खत्म हो गया है, उनका नेटवर्क पूरा इसलिए बीजेपी कांग्रेस ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखिए, चाहे उनके फेक करेंसी की बात हो, नशीले पदार्थों की बात हो, अवैध तस्करी की बात हो। एक मिनट, दोनों तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन कर्नल देवानंद जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं हमारे साथ अनिल गोठवाल जी, वो उनको बखूबी होगा। मुजफ्फरपुर दंगा 2013 याद है राजकुमार जी? याद है या नहीं? उसमें 2 कैंप बने थे और मैं तो जर्नलिज्म शुरू ही कर रहा था। 2 कैंप थे, एक पूरे तरीके से मुस्लिम भाइयों के और एक हिंदू भाइयों के, दोनों पीड़ितों के। आपको पता है उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीनों के तीनों सिर्फ मुस्लिम कैंप के अंदर गए थे पीड़ितों के, हिंदू कैंप की तरफ पहुंचे नहीं थे। इससे आगे बताऊं, जब मुआवजा लिस्ट बनी ना उसकी, उसमें एक हिंदू नहीं था, एक हिंदू, जाकर पढ़कर आइएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसको अपील किया गया और जब फटकार लगी, तब दोबारा लिस्ट तैयार हुई थी सर। तो ये तो मत कहिएगा कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती और राजनीति नहीं करती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश की किसी पार्टी को आतंकवाद के साथ ना राजनीति करनी चाहिए, ना उनसे प्रेम रखना चाहिए, सिर्फ उसका सफाया करना चाहिए। कर्नल देवानंद जी। जी, मैं बिना राजनीति के पार्टी विशेष की चर्चा करते 1-2 बिंदु देश के सामने रखना चाहता हूं। पहला यह है कि देखिए, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये परिभाषा, ये शब्द बहुत थोड़े दिनों पहले ही देश में सुनने को मिला है। दूसरा, जब मैं सेना के दौर में, आज से 20-25 वर्ष पूर्व जब मैं सेना में था और उग्रवाद के दौर में या सामान्य लड़ाई में जब हिस्सा लेते थे, कारगिल को भी याद करता हूं, तो देखिए सरकारी तंत्र, कौन सी सरकार थी मुझे नहीं पता है, एक सैनिक का पार्थिव देह शरीर उसका गांव नहीं आ सकता था। यह शुरुआत हुई है 99 के बाद, कारगिल के अंदर मैं अपने वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, और तीसरी बात, जो साजो सामान और देश के अंदर जिस प्रकार से सैनिक उपकरण का और कम्युनिकेशन का 99 देख लीजिए, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, उस समय हमारे पास, सेना के पास सर्वेलेंस का कोई सिस्टम नहीं था। दुश्मन देशों ने और हमारे मित्र देशों ने भी मना कर दिया था, सिर्फ इजराइल ने मदद की थी। साजो सामान, जहां तक हम चर्चा इतनी कर लें, आज भारतीय सेना, आप कश्मीर में चले जाइए, लेह लद्दाख में चले जाइए, अरुणाचल में चले जाइए, जिस प्रकार से पिछले 15 से 20 वर्ष के अंतर्गत सड़कों का निर्माण हुआ है, टनल्स का निर्माण हुआ है, वापस मुद्दे मैं पर आते हैं मानता सर। हूं अभी काम अच्छा हुआ है। साहस को लेकर कभी सवाल रहे नहीं, मैं वापस इस मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो AK-47 है, जो गोले हैं, जो AK-47 की गोलियां हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट है, उनको ट्रेस तो किया जा सकता है ना सर, कहां से है, कहां की निर्मित है, और अगर ये सब मेड इन इंडिया तो और खौफनाक है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी। आज के इस समय में भारत की स्थिति, हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है। दुश्मन तैयार बैठा है, इस तरह की हरकतें, इतना बड़ा असला मिलना, मैं मानता हूं कहीं हमारी चूक है, पर जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि फिर भी वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 200% सर। आप लेकिन कुछ घटना होती तो बहुत, बिल्कुल सोचिए सर। अनिल गोठवाल जी,
क्या ये ट्रेस किया जा सकता है कि AK-47 कहां से आई, इससे पहले कब इस्तेमाल ये हुई, इसकी गोलियां कहां की बनी हुई हैं, गोला कहां का बना हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया? हाँ बिल्कुल विजेंद्र जी, ये बिल्कुल किया जा सकता है और ये आज ही घटना हुई है। और इसको सिक्योरिटी के पर्पज से आज वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो एसपी जो बता रहे थे हरियाणा के, उन्होंने ये कहा कि हमने ये सब नोट कर लिया है और आपको जल्दी ही हम इसके बारे में और सूचना देंगे। मेरा ये मानना है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की भी एक ड्यूटी है कि वो आम नागरिक को जागरूक करे कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए, जैसे उन्होंने एक किराए पे लिया मकान और वहां पर तो ऐसी कोई सूचनाएं जनता के सामने हो तो वो पुलिस से साझा करे। मेरी बात तो सुनिए सर, कोई अगर मानो ऐसे ही होता तो शायद किराए पर नहीं होता। वो MBBS डॉक्टर है सर, MBBS डॉक्टर, भला कौन मना करेगा और कौन सोच सकता है कि एक MBBS डॉक्टर इस तरीके से आतंकवादी निकलेगा या वो इस तरीके से विस्फोटक सामग्री को इकट्ठा करेगा। एक बार के लिए भी मान ले कि वो खुद इस्तेमाल नहीं करने वाला था और हैंडलर के तौर पर किसी और को देने वाला था, तो भी कौन शक करेगा सर? हाँ नहीं विजेंद्र जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी हमारी जनता जागरूक होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस के जो बीट कांस्टेबल है, बीट है, और ये कहीं ना कहीं लीड मिली होगी, उसी के बाद में ये कार्रवाई की है। तो ये जो ऑपरेशन जो चलाया है, आप देखिए 3 राज्य तो इसमें सीधे सीधे जुड़ गए, जम्मू कश्मीर जुड़ गया, हरियाणा जुड़ गया, यूपी जुड़ गया, गुजरात भी जुड़ा है सर, और गुजरात के अंदर भी हुआ है। तो गुजरात की और ये घटनाएं जो हो रही है, तो ये पुलिस तो जागरूक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं ना कहीं से सूचना। ठीक है अब्दुल लतीफ साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्या वाकई में आपको ये लगता है कि इनको फंसाया जा रहा है, इतने भारी सामान के साथ फंसाया जा रहा है, वाकई में आपको लगता है? देखिए जी, मुझे बिल्कुल यूँ लगता है कि ये इलेक्शन के लिए कुछ भी कर देते हैं और कर सकते हैं और करते हैं, और बाद में 2-4-5 साल बाद जांच में रिपोर्ट ये आएगी कि साहब ये साबित नहीं हो सके और बच गए थे 22 और आज तक 98% लोग बने हुए हैं। तो उनके बेचारों का किसी के 10 साल, किसी के 15 साल हो गए ना। अब्दुल लतीफ साहब, आप तो इंडिया मिले काउंसिल के सचिव हैं। अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, इंडिया मिले काउंसिल के सचिव हैं, इनका केस लड़वाएंगे क्या? बोलिए, ये गुमराह कर रहे हैं देश को। 1 मिनट कर्नल जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। अब्दुल लतीफ साहब, कहिए कि इंडिया मिले काउंसिल इनके साथ खड़ी है और इनका केस लड़ेगी, बोलिए जरा। अरे बिल्कुल बेगुनाह होगा तो केस क्यों नहीं लड़ेंगे? अरे इनका केस लड़ेंगे, आप ये कहिए ना, आप बोलिए इनका केस लड़ेंगे। अरे आप साबित तो करो उसको, आप बोलिए ना इनका केस लड़ेंगे। अरे साहब, केस तो लड़ने वाले लड़ेंगे, हम क्या लड़ेंगे? जिनके माँ बाप, उनके माँ बाप है, उनके रिश्तेदार। आप सोचिए, एक तरफ आप उनको बेगुनाह कह रहे हैं और दूसरी तरफ फिर इंडिया मिले काउंसिल उनका केस लड़ने को भी तैयार नहीं है। सर, ये कंफ्यूजन है भारी कि आप इधर खड़े हो या इधर खड़े हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शैलेंद्र गुर्जर जी, राजकुमार शर्मा जी, कर्नल देवानंद जी और अनिल गोटवाल जी, शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन जो पकड़े गए हैं उनको बरगलाया धार्मिक आधार पर गया है। वरना आप सोचिए, एक मौलवी क्यों शामिल होगा, 2 डॉक्टर क्यों शामिल होंगे? इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन है जो भारत के पढ़े लिखे नौजवानों को भी आतंकी की जद में धकेल रहे हैं और उनको भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब तक उस सही हैंडलर को नहीं पकड़ा जाएगा, हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि यह घटना बता रही है कि अब जो एलीट है उनको भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया। फरीदाबाद पुलिस की एक ये साजिश कार्रवाई है।